गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मनिया। मैं स्निग्धा। आज मैं लाई हूँ फंडामेंटल राइट्स की जो मैंने पार्ट 6 बनाई है, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। सो चलिए डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 29 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, आगे जाकर हम देखेंगे माइनॉरिटीज़ क्या है। पर्टिकुलरली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ एक्चुअली क्या है उसका डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हम पकड़ के चल सकते हैं। इनको इनको माइनॉरिटीज़ के इन कैटेगरीज लोगों को माइनॉरिटीज़ के हिसाब से पकड़ा जाता है। तो माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्शन करना आर्टिकल 29 में लिखा गया है। तो ये कहता है कोई भी सिटीजन्स हो, हमारे कोई भी सेक्शन के सिटीजन्स हो, अगर इंडिया के टेरिटरी के अंदर वो रिसाइड कर रहे हैं और उनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, ठीक है, और कल्चर है, उनका ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अगर उनका देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम उड़ीसा स्टेट में रहते हैं, ये उड़ीसा से मेजोरिटी जो लोग हैं वो उड़िया ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे कैटेगरी के लोग आ जाए जिनके लैंग्वेज डिफरेंट है, जैसे कि वो बंगाली बोलते हैं, तो बंगाली को उड़ीसा में माइनॉरिटीज़ के हिसाब से पद माना जाएगा। या फिर कोई है जिनका स्क्रिप्ट और कल्चर बहुत डिफरेंट है, जैसे कि जो एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं, ट्रेडिशनल लोग होते हैं, उनका स्क्रिप्चर्स और कल्चर्स थोड़ा डिफरेंट होता है जो नेटिव लोग होते हैं, तो उनको माइनॉरिटी के हिसाब से माना जाएगा। तो उनका वो कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने की अधिकार देता है आर्टिकल 29। फिर सेकेंड क्लॉज यही कहता है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन। मतलब अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्कूल वगैरह है, जो कि स्टेट के द्वारा रन किया करा जा रहा है, या फिर स्टेट के द्वारा एड, वो फंड जो है वो एडेड है बाय स्टेट, इस तरह की कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर होगी, वहाँ पे कोई भी ऐसी पर्सन को एडमिशन या फिर कोई भी ऐसी बच्चे को एडमिशन करने के लिए आप मना नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड कास्ट। ये 4 ग्राउंड को लेकर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या फिर एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते। ये बात आर्टिकल 29 में कहा गया है। तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 जो है वो प्रिजर्व करने की बात कहती है कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट की। एंड आर्टिकल 29(2) के जो क्लॉज है वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन वाइल ग्रांटिंग एक्सेस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपके समझ में आ गया आप लोगों को क्या इस दोनों के डिफरेंस क्या है? तो आर्टिकल 29 जबकि माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रिजर्व करने की बात कहते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि ये जो आर्टिकल है इसका स्कोप जो है वो ओनली रेस्ट्रिक्टेड नहीं है माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके लिए मेजॉरिटीज़ पे भी ये लागू होगी कि अगर कोई भी जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी को एडमिशन चाहिए होगा, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट एंड रेस और रिलीजन। ये हर मेजॉरिटी क्लास में भी अप्लाई होगा, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 का प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बताया था आर्टिकल 29 का। तो 1 था ये कि ये सिटीजन की राइट है। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि ये सिटीजन की राइट है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया गया हो या फिर स्टेट के फंड से एडेड हो, ठीक है। कोई भी जगह पे आप एजुकेशन ले सकते हो, कोई भी सिटीजन। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड सेकंड प्रिंसिपल ये है कि कोई भी स्टेट कैन नॉट टेल ए सिटीजन, स्टेट कोई सिटीजन को ये नहीं कह सकता कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको मैं मेंटेन कर रही हूँ, आपको इस इंस्टीट्यूशन में जाना है, ना कि वो इंस्टीट्यूशन में जाना है। मतलब ये सब डिपेंडेंट है सिटीजन के ऊपर, उनके हिसाब से ही काम चलेगा, ना कि
स्टेट के हिसाब से, यहाँ पे स्टेट की मोनोपोली नहीं होगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल आर्टिकल है आर्टिकल 29, बस इतना ही ध्यान रखना है और ये एप्लीकेबल है ओनली इंडियन सिटीजन्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 29 खत्म होता है। फिर चलते हैं आर्टिकल 30 के पास। अब देखते हैं आर्टिकल 30 जो कि कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, ये आर्टिकल 30 इंश्योर करता है। तो आर्टिकल 30 ये मैंडेट करता है कि ऑल माइनॉरिटीज़, जितने सारे माइनॉरिटीज़ हैं, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियन और लैंग्वेज, माइनॉरिटीज़ तो पर्टिकुलरली रिलीजियन या फिर लैंग्वेज के आधार पर ही माना जाएगा ना। तो कोई भी माइनॉरिटीज़ है तो उनके पास ये राइट्स होती है कि वो एस्टेब्लिश कर सके या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सके ऑफ देयर चॉइस। तो इसमें स्टेट कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकती माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक्सेप्ट फॉर मेकिंग रेगुलेशंस। मतलब एजुकेशन को एक्सलेंस के लेवल पर लेने के लिए अगर कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत है तो ही कुछ रेस्ट्रिक्शन स्टेट के पास पावर होती है कि वो कर सकती है। उसके अलावा ऐसा कुछ भी एडमिनिस्टर वो नहीं कर सकती या फिर रेगुलेशंस नहीं लगा सकती। और फिर ये भी कहता है कोई भी माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टी अगर स्टेट ने एक्वायर कर लिया हो तो उसके एडिक्वेट कंपेंसेशन जरूर देना होगा स्टेट को, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट व्हाइट प्रोवाइडिंग एड टू सच इंस्टीट्यूशंस। कोई भी इस तरह की माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन जो कि माइनॉरिटीज़ ने बनाई है, उनके द्वारा बनाया गया है, वहाँ पे स्टेट को एडेड देने के लिए, फंड देने के लिए उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा। मतलब देखिए, कोई भी अगर हिंदू डोमिनेटेड राज्य है, वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन खुला है तो और एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन खुला है तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि ये मुस्लिम को मैं ज़्यादा दूंगी, क्रिश्चियन स्कूल को बहुत कम दूंगी। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, सबको समान भाव से उसको एडेड करना पड़ेगा। ये जैसे कि मैंने कहा, मैं कह रही थी आप लोगों को कि टर्म माइनॉरिटी जो है वो हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसके लिटरली मीनिंग ये हो सकता है कि एक नॉन डोमिनेंट ग्रुप हो। जैसे कि मैं उड़ीसा की एग्जांपल दे रही थी, जब मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ कि वहाँ पे जो जो उड़िया स्पीकिंग पीपल है वो डोमिनेंट ग्रुप है, तो वो उनको मेजोरिटी के कैटेगरी में डाला जाता है। जो माइनॉरिटी के ग्रुप है तो उनको माइनॉरिटी जो अलग तो जैसे कि बंगला बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तो उनको माइनॉरिटी के हिसाब से माना जाएगा। तो उस तरह की नॉन डोमिनेंट ग्रुप हो गए तो उनको माइनॉरिटी पकड़ा जाएगा। तो आर्टिकल 30 इज कॉल्ड ए चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट। चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट कहते हैं आर्टिकल 30 को। और एक पॉइंट है, मद्रासास आर एडमिनिस्टर्ड बाय आर्टिकल 30। मद्रासास क्या है? वो एक कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मुस्लिम कैटेगरी की। तो वो आर्टिकल 30 से एडमिनिस्टर ही होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम देखें कि माइनॉरिटी स्टेटस क्या है इंडिया की, तो ये पता चलता है जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट क्या किया, रूल किया कि माइनॉरिटी स्टेटस एक कम्युनिटी की माइनॉरिटी, एक स्टेट की माइनॉरिटी स्टेटस अगर हम रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक के बेसिस पे पकड़े तो ये डिपेंड करता है एक स्टेट के ऊपर। एक स्टेट में जिस तरह के लोग रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे किस कैटेगरी के ज़्यादा माइनॉरिटीज़ रहते हैं। स्टेटस ऑफ मेजर माइनॉरिटीज़ डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कम्युनिटी इन स्टेट। एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक कर्नाटक में अगर कन्नड़ा स्पीकिंग पर्सन रहते हैं तो वहाँ पे वो मेजॉरिटी हो गए। लेकिन वो लोग अगर आगे मुंबई में तो क्या होगा, वो अगर गुजरात में आ गए कन्नड़ा स्पीकिंग लोग तो क्या होगा, उनको माइनॉरिटी के हिसाब से माना जाएगा। तो कन्नड़ा, वो वही बात बोल रहे हैं कि कन्नड़ा स्पीकिंग पर्सन्स विल बी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन ए स्टेट अदर देन कर्नाटक। वैसे ही सेम अगर मान के चले कि अगर लक्षद्वीप को हम माने, लक्षद्वीप में रिलीजन कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं, मुस्लिम ज़्यादातर के लोग, तो वहाँ पे अगर हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं कुछ भी लोग तो वो कैटेगरी को माइनॉरिटी के कैटेगरी में माना जाएगा, हिंदुइज्म को। ठीक है, इस तरह से माइनॉरिटी मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि जो भी स्टेट में जो भी कम्युनिटी माइनॉरिटी होते हैं पर्टिकुलर स्टेट में, वो अपने
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपनी क्लेम को प्रोटेक्शन करने के लिए, या फिर वहाँ पे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने के लिए उनके पास स्वतंत्रता है। वो आर्टिकल 29 एंड 30 के तहत वो ये सब कर सकते हैं। अब हम अगर देखें कि आर्टिकल 29 एंड 30 के बीच डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन ये है, जो आर्टिकल 29 है, इट इज़ ए जनरल प्रोटेक्शन अवेलेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि वो जो माइनॉरिटी के स्टेटस से वो क्लेम कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन, वो ऑल सेक्शन के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो ये ओनली डिफरेंस है आर्टिकल 29 एंड 30 के बीच। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये एप्लीकेबिलिटी आर्टिकल 30 भी सेम अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। तो अब हम देखते हैं कि जितने सारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको किस तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो नॉर्मली 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तरह की इंस्टीट्यूशन जो कि सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, जो इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को स्टेट रिकॉग्नाइज भी करती है और फंड भी देते हैं, एडेड भी करते हैं। ठीक है, और सेकेंड तरह की इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट रिकॉग्निशन करती है और लेकिन फंड एडेड नहीं करती। ठीक है, उस तरह की इंस्टीट्यूशन होता है। और थर्ड तरह की जो इंस्टीट्यूशन है वो उसको स्टेट नाइदर रिकॉग्नाइज करती है नॉर एड देती है। 3 तरह की इंस्टीट्यूशन है। तो अब अगर हम देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करने की या फिर स्टेटस रिकॉग्नाइज करने की क्राइटेरिया क्या होती है, तो एनसीएमआई है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसका फुल फॉर्म यही है। तो ये एक गाइडलाइन सेट किया है जो कि डिटरमाइन करता है माइनॉरिटी, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस देना है या फिर नहीं, वो अंडर आर्टिकल 30। तो एनसीएमआई जो है इसके बारे में हम आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये एक बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि ये सब चीज़ें रेगुलेट करता है। तो नॉर्मली 2 कंडीशंस फॉलो करना पड़ता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को टू गेट माइनॉरिटी स्टेटस। तो क्या है, पहली बात ये है कि मोस्ट ऑफ द बोर्ड और ट्रस्ट मेंबर्स मस्ट बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो जितने सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं या फिर ट्रस्ट मेंबर्स होते हैं उनसे मैक्सिमम से मैक्सिमम माइनॉरिटी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते होंगे। पहली पॉइंट ये है। और सेकंड है ये है कि वो स्कूल को डिक्लेयर करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि वो जो स्कूल बनी है, एस्टेब्लिश किया गया है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, बेनिफिट के लिए बना गया है। तो ये दोनों कंडीशन को अगर वो फुलफिल करते हैं तो ही उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा। तो अब हम देखेंगे एनसीएमआई के बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे। जो एनसीएमआई है वो करेंटली रेगुलेट्स द सर्टिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जितने सारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके सर्टिफिकेशन को ये रेगुलेट करता है। जबकि हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे उनका खुद का गाइडलाइंस होता है रिकग्निशन देने की और सर्टिफिकेशन देने की। तो ये जो एनसीएमआई है ये माइनॉरिटी स्टेटस उन बेसिस पर देता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको माइनॉरिटी स्टेटस 6 रिलीजियस कम्युनिटी के आधार पर देता है। ये डिसाइड किया गया है अंडर एनसीएमआई एक्ट 2004। वो 6 रिलीजियस कम्युनिटी क्या क्या है, वो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोस्टियंस जो कि पारसी से, और जैन्स। ये 6 कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। एनसीएमआई पर्टिकुलरली क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी हम इसे बोलते हैं जिसके पास पार्टली एक कैपेसिटी होती है, पावर होती है कि वो जुडिशियल रिव्यूज़ कर पाए, इन्वेस्टिगेशन कर पाए, अपने डिसीजंस खुद डिक्लेयर कर पाए। तो उस तरह की एक सिविल हाई कोर्ट के तरह ही उनके पास कुछ पावर्स एंडोर्ड है। तो ये जो हेडेड किए गए हैं, एक चेयरमैन जो कि एक जज होंगे हाई कोर्ट की, ठीक है, और जो 3 मेंबर्स उनके होंगे वो नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया एनसीएमआई के बारे में कुछ जानकारी। फिर ये चलते हैं, द कमीशन हैज़ 3 फंक्शंस। उसके 3 फंक्शंस है जो कि है एडजुडिकेटरी, सेकेंड है एडवाइजरी एंड थर्ड है रिकमेंडेटरी। ठीक है, ये 3 फंक्शंस एनसीएमआई के हैं। फिर इनका कुछ मोर फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि
It decides disputes regarding affiliation of a minority educational institutions to a university. यूनिवर्सिटी में अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट होती है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, तो ये भी वो भी डिसाइड करती है। तो उसके और एक भी फंक्शंस है जो कि पावर टू इंक्वायरी करना, सीओ मोटो करना, और कुछ अगर डिप्रीविएशन और वायोलेशन होती है माइनॉरिटीज़ की राइट्स की, जो कि उनका राइट है एस्टेब्लिश करना और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करना, अगर ऐसा कुछ डिप्रीविएशन और वायोलेशन होती है उनकी राइट्स की, तो ही वो इंक्वायरी कर सकती है। तो और ये भी है, अगर कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अगर उनका वो जो कंडीशंस दिया गया था, ऊपर वाला कंडीशंस, वो वायलेट करते हैं, तो उनको माइनॉरिटी स्टेटस देने की, कैंसिल करने की भी पावर रखती है ये एनसीएमआई। तो ये और एक भी फंक्शंस है कि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बेसिस पे जो एस्टेब्लिश करे गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको ये एक्सटेंड नहीं करती। तो ये सारे फंक्शंस रहते हैं एनसीएमआई की। अगर हम ये बात करें कि एमआई जो माइनॉरिटी स्टेटस है, एजुकेशनल का स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, उनका प्रिविलेजेस क्या है। तो पहली पॉइंट ये हम देखेंगे कि अंडर आर्टिकल 30 कि अगर स्टेट कोई भी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करती है, तो उनको पर्टिकुलर ड्यू कंपेंसेशन देना पड़ेगा वो इंस्टीट्यूशन को। ये पहली पॉइंट होगी। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि MEIS जो है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, वो आउट ऑफ पर्व्यू ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में जो रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में हम पढ़े थे, इसके बारे में अगर आर्टिकल 15 के बारे में डिटेल्स जानना है आपको मेरी तरफ से, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आर्टिकल 15 में वो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो भी उनसे भी उनको फ्रीडम दिया गया है। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि MEIS को ये ज़रूरत नहीं है कि वो बैकवर्ड क्लासेस या फिर स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिजर्वेशन सीट्स रखे, ये उनको भी फ्रीडम दिया गया है। तो सेक्शन 12 जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 है, वहाँ पे जो सेक्शन 12 है, ये मैंडेट किया गया था कि 20% रिजर्वेशन रहता है चिल्ड्रन बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ये चीज़ें भी एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होती माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कि वहाँ पे भी वो फ्रीडम दिया गया है कि आपको रिजर्वेशन भी अगर चाहे हो तो आप नहीं रख सकते, ये आप नहीं रखोगे। तो एक केस आया था TMFI वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इन 2002 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस होगी उसको सेपरेट रखना है, फेयर करना है, ट्रांसपेरेंट कर रखना है, और मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस रखना है। उनका एक सेपरेट फी स्ट्रक्चर रह सकती है, लेकिन वो कैपिटेशन फ़ी चार्ज नहीं कर सकते। कैपिटेशन फ़ी का मतलब क्या होता है, जो प्रॉस्पेक्टस से नहीं होती, वो जो फीस नहीं होती। कई स्कूल ऐसे करते हैं कि वो उन पे एडमिशन लेने के लिए कुछ डोनेशंस देना पड़ेगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि मेंशन नहीं होती, उन बेसिस पे देना पड़ता है। तो उस तरह की कैपिटेशंस भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है। अगर हम कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करें कि कौन सी चैलेंजेस है जो कि MEIS फेस करते हैं, तो पहले हम ये देखेंगे कि जो MEIS है, उनके पास हार्डली कुछ सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी होती है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट से फंड रिसीव करते हैं। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मान के चलिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि उनके डिसीजन अगर होता है कि वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को वो नलीफाई कर देते हैं, कुछ बेसिस पर, कुछ ग्रांट्स पर, कुछ एनालिसिस करते हुए, लेकिन उनके पास ये पावर नहीं होती कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को नलीफाई नहीं कर सकते। उस तरह की कुछ सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी नहीं रहती इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो सेकेंड इश्यूज़ ये होती है, एक चैलेंजेस ये होती है कि कुछ मल एडमिनिस्ट्रेशन चली आ रही होती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, कि इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं, और मैनी प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बहुत सफ़र करते हैं मिसमैनेजमेंट में, माल एडमिनिस्ट्रेशन में, करप्शन में, और सेलिंग माइनॉरिटी सीट्स टू नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। जो नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, उनको ये सीट्स भी सेल करते हैं, कई बार दिखा गया है। तो ये एक चैलेंज है। थर्ड चैलेंज ये है कि जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है,
वहाँ पे एग्जाम्पशंस मैंने पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाया था, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं। राइट टू एजुकेशन 2009 में जो एक्ट आई थी उनके रिगार्डिंग वो वीकर सेक्शन को कि या फिर ओबीसी स्टूडेंट के लिए उनके पास कुछ रिजर्वेशंस नहीं होगी, तो उसको बेनिफिट करते मतलब उसको एडवांटेज लेते हुए वो रेंट सीकिंग बिहेवियर हो गई है एमंग स्कूल्स। पुअरर सेक्शन जो पुअरर सेक्शंस होते हैं माइनॉरिटी स्टाटस में, उनको भी कई बार यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलती, जिसके वजह से बहुत तकलीफ हो उठाना पड़ता है उनको, जो कि इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की एक्चुअली पर्पज से ये डिवाइड होती है। तो फोर्थ पॉइंट ये है जैसे कि कुछ नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स है लाइक नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, कहाँ गया यार, हाँ, एनईटी तरह की जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे कॉमन काउंसलिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से टेक ओवर कर लिया है, और वहाँ पे स्टूडेंट अपने चॉइस के हिसाब से वो कुछ वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स देखा गया है। तो फिफ्थ पॉइंट ये होगी कि कुछ बच्चे ये भी होते हैं कि कुछ सुविधा पाने के लिए वो फेक माइनॉरिटी सर्टिफिकेशन भी बना रहे हैं, जो कि टू अवॉइड ओब्लिगेशंस अंडर आरटीई एक्ट 2009 के जो आरटीई एक्ट को ओब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए वो फेक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी बनाने लगे हैं। उस तरह की चैलेंजेस अब फेस कर रहे हैं MEIS। इनका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अगर हम देखें कुछ वे फॉरवर्ड अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये हो सकता है कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है उनके शुड नॉट बी रिवोक्ड ड्यू टू मेयर टेक्निकल लैक्यूना। जो टेक्निकल लैक्यूना है उसमें माइनॉरिटी स्टेटस को रिवोक्ड नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स हैं, माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो अपने जितने सारे रिसोर्स है, प्रॉपर्टीज़, टाइम, वो सब वहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, और वहाँ पे 50% नॉन माइनॉरिटीज़ लोग भी वहाँ पे एजुकेट हो रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। तो सेकेंड बात ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो गैप हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो गैप हो रही है वो इट शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। और कुछ प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए हम कुछ जो कहते हैं ना एक बलि पड़े तो ठीक है, खुद का माने कुछ लोगों के खुशी के लिए कोई एक लोग बलि पड़े तो ठीक है, लेकिन सबको उस तरह से बलि पकाना तो ठीक बात नहीं है। इसीलिए प्राइवेट इंटरेस्ट को देखकर हम अगर माइनॉरिटी स्टेटस में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को उन पे माल एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है आगे जाकर। तो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए एंड इक्विटेबल एजुकेशन के लिए हमें सजग रहनी पड़ेगी। तो सेकेंड बात ये है। और थर्ड बात ये है कि मोर ऑटोनॉमी देना पड़ेगा सच यूनिवर्सिटीज़ को उनके करिकुलम डिजाइन के लिए एंड ऑपरेशन के लिए। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है ऑल माइनॉरिटी एजुकेशन स्कूल को एग्जेम्प्ट करा रखा है, जो आरटीई एक्ट के अनुसार आरटीई एक्ट में उनसे एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है, उसको और एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये इसको वो अलग तरीके से और एक नेगेटिव तरीके से उसको एडवांटेज उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। और फिफ्थ पॉइंट ये हो सकता है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको उनके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वही लैंग्वेज में होना चाहिए जिस लैंग्वेज में वो इंस्टीट्यूशन बना है, जो इस लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए वो इंस्टीट्यूशन बना है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा वे फॉरवर्ड आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। कुछ अगर इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हम इसके रिगार्डिंग देखते हैं तो पहली ये है जो स्टीफेंस है वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1992 में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो उनके जो 50% एनुअल एडमिशन ले रहे हैं वो उनको एनुअल एडमिशन को जो 50% है उसको कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल रखना होगा, ठीक है। और एडमिशन टू अदर कम्युनिटी शुड बी डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अगर उनके इंस्टीट्यूशन में कुछ अदर कम्युनिटीज एडमिशन ले रहे हैं तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो ये जजमेंट थी। तो सेकेंड जजमेंट ये थी कि TMFI फाउंडेशन एंड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो कि 2002 में आया था, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बनकर आए थे। जैसे कि उन्होंने कहा थी
कहा था कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट्स टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये तो हो गया पहली पॉइंट। और सेकंड बात ये हो गया कि जितने सारे एमईआई की राइट टू एडमिनिस्टर एमईआई, उनके पास जो राइट है एडमिनिस्टर करने की इंस्टीट्यूशन को, वो एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ रेगुलेशंस भी लग सकते हैं और ये जो रेगुलेशन लगेंगे ये अचीव एजुकेशनल एक्सलेंस को अचीव करने के लिए इनको लग सकते हैं रेगुलेशंस। तो ये बात ये भी कहा गया कि परसेंटेज टू नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स टू बी एडमिटेड टू एन एडेड एमईआई, जो स्टेट एडेड एमईआई है वहाँ पे जो भी नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे वो ओनली डिसाइड करेगा स्टेट और यूनिवर्सिटी। ठीक है। और ये बात भी जजमेंट में आई थी कि जो भी एमईआई नॉन एडेड एमईआई से जिनको स्टेट एडेड नहीं कर रही है वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन कैपिटेशन फीस चार्ज नहीं कर सकता। मैंने बताया था कुछ समय पहले कैपिटेशन चार्जेस क्या होती है। तो ये था कुछ जजमेंट्स। इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल 30 भी कंप्लीट हो गया। तो आपका आर्टिकल 29 30 कंप्लीट हो गया। अगर कुछ डाउट आगे आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी चैनल अच्छी लगती है तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।